आप सुन रहे हैं किस्सा टीवी पॉडकास्ट। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के सफल होने के बाद प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन के साथ 2 और फिल्में बनाना चाहते थे, मगर किन्हीं वजहों से वो फिल्में बन ना सकी। तब उन्होंने लावारिस पर काम स्टार्ट किया और 8 अगस्त 1978 को लावारिस का मुहूर्त भी कर दिया गया। उस वक्त परवीन बॉबी लावारिस में अमिताभ के अपोजिट थी। प्रकाश मेहरा ने उस वक्त एक शेड्यूल की शूटिंग पूरी भी कर ली थी, मगर फिर परवीन बॉबी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मजबूरन प्रकाश मेहरा को परवीन बॉबी को फिल्म से हटाना पड़ा। परवीन की जगह जीनत अमान को फिल्म में लिया गया। इस फिल्म में पहली बार राखी ने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था, जबकि वो तब अमिताभ के अपोजिट काम करती थी। हालांकि लावारिस में अमिताभ के साथ राखी जी का कोई दृश्य है नहीं। लावारिस की कहानी ही कुछ ऐसी थी कि राखी के किरदार की मौत के काफी बाद अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। लावारिस के बाद शक्ति फिल्म में राखी अमिताभ की मां के रोल में दिखी थी और कहते हैं कि शक्ति भी राखी ने सिर्फ दिलीप कुमार के साथ काम करने की वजह से साइन की थी। उन दिनों राखी जी फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस करना भी पसंद नहीं करती थी। राखी ने बस देव साहब की चंद फिल्मों में ही स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। लावारिस में भी राखी जी का किरदार स्पेशल अपीयरेंस जैसा ही था और ये किरदार उन्होंने अमिताभ बच्चन की रिक्वेस्ट पर साइन किया था। हालांकि लावारिस के अपने दृश्यों की शूटिंग के दौरान राखी जी की प्रकाश मेहरा से काफी अनबन हो गई थी। एक घटना कुछ यूं है कि प्रकाश मेहरा रिपब्लिक डे का एक दृश्य शूट करने वाले थे। भारी भीड़ उस दिन जमा थी। बताया जाता है कि करीब 30,000 लोग उस दिन वहां पर इकट्ठा हुए थे, मगर राखी शूटिंग करने आई ही नहीं, जिससे प्रकाश मेहरा बहुत नाराज हो गए। उस सीन में राखी और अमजद खान को साथ में दिखाना था। राखी के ना आने की वजह से प्रकाश मेहरा मुश्किल में आ गए, क्योंकि अमजद खान के पास उन दिनों समय की बहुत कमी रहती थी। राखी के साथ अमजद खान की दूसरी डेट मैच कराना बहुत मुश्किल हो गया था प्रकाश मेहरा के लिए। इसलिए मजबूरन प्रकाश मेहरा को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाला वो सीन राखी जी की बॉडी डबल पर फिल्माना पड़ा। उस दिन राखी से बात करने के लिए जब प्रकाश मेहरा ने उनके घर फोन किया तो उनकी बात राखी की भाभी से हुई। उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि राखी बात नहीं कर सकेंगी। प्रकाश मेहरा को वो बहुत बुरा लगा। उन्होंने राखी को फिल्म से हटाने का मन बना लिया। प्रकाश मेहरा सोच रहे थे कि किसी दूसरी एक्ट्रेस को इस रोल में ले लेना चाहिए, मगर दिक्कत ये थी कि उस दौर में कोई भी टॉप एक्ट्रेस अमिताभ की मां का रोल निभाने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि फिल्म में अमिताभ के साथ उनकी मां के किरदार का एक भी दृश्य नहीं था। इसलिए प्रकाश मेहरा चाहकर भी राखी को फिल्म से बाहर न कर सके। बाद में राखी जी ने प्रकाश मेहरा को फोन करके बताया था कि उनकी बेटी बीमार थी, इसलिए वो शूटिंग पर नहीं आ सकी। प्रकाश मेहरा ने राखी की बात मान ली। हालांकि उन्हें ये भी याद था कि राखी ने ऐसा ही कुछ बहाना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म की शूटिंग के दौरान भी बनाया था। वैसे राखी की उस बहानेबाजी की 2 वजहें बताई जाती हैं। पहली ये कि लावारिस के सेट पर कुछ फिल्म जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। राखी को जर्नलिस्ट की मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि इन जर्नलिस्टों को यहाँ से भगाइए, मगर प्रकाश मेहरा ने मना कर दिया। दूसरी ये कि प्रकाश मेहरा तब राखी के साथ अपने चक्कर की बातें फैला रहे थे, इसीलिए राखी उनसे बहुत खफा थी। हालांकि ये चक्कर वाली बात को प्रकाश मेहरा ने गलत बताया था। लावारिस में एक्ट्रेस पद्मिनी कपिला ने पद्मा का किरदार निभाया था। एक बार पद्मिनी कपिला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रकाश मेहरा के साथ उन्होंने पहली दफा आखिरी डाकू में काम किया था, जो साल 1978 में आई थी। पद्मिनी ने कहा था कि उस वक्त प्रकाश मेहरा का नेचर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जब प्रकाश मेहरा ने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म पर काम शुरू किया तो उन्होंने पद्मिनी कपिला को भी एक रोल ऑफर किया था। वो बहन का रोल था, तो पद्मिनी कपिला ने उस रोल को ठुकरा दिया। फिर वो रोल एक्ट्रेस मधु मालिनी को मिल गया। जब लावारिस की कास्टिंग पर काम शुरू हुआ तो एक दफा फिर से पद्मिनी कपिला को अप्रोच किया गया,
प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट ने पद्मिनी कपिला को सुरेश ओबेरॉय की बहन व रंजीत की गर्लफ्रेंड ये 2 रोल नरेट किए थे। पद्मिनी ने रंजीत की गर्लफ्रेंड बनना पसंद किया और प्रीति सप्रू को सुरेश ओबेरॉय की बहन का किरदार निभाने का मौका मिल गया। इस बारे में बात करते हुए पद्मिनी कपिला ने कहा था कि पहले उन्हें ये रोल जिस तरह से सुनाए गए थे उस वक्त रंजीत की गर्लफ्रेंड का रोल ज्यादा सही साउंड हो रहा था, इसीलिए उन्होंने वो रोल चुना। मगर बाद में पता चला कि सुरेश ओबेरॉय की बहन का किरदार ज्यादा प्रभावशाली था, जबकि प्रीति सप्रू ने अपने रोल के बारे में कहा था कि उनका रोल बहुत काटा गया। अगर उनका रोल पूरा होता इस फिल्म में तो आज फिल्म इंडस्ट्री में उनका रुतबा कुछ और ही होता। लावारिस के बनने के दौरान पद्मिनी कपिला और प्रकाश मेहरा की नजदीकियां बढ़ गई थी। 8 सालों तक इन दोनों का अफेयर चला, मगर चूंकि प्रकाश मेहरा शादीशुदा व बाल बच्चोदार थे तो उन्होंने पद्मिनी से शादी करने में असमर्थता जता दी, जिसके बाद पद्मिनी कपिला ने उनसे रिश्ता खत्म कर लिया और सिंगापुर के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। अपने संघर्ष के दिनों में सुरेश ओबेरॉय भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के खूब चक्कर लगाते थे। क्योंकि सुरेश ओबेरॉय FTII से पास आउट थे तो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। एक दिन एक थिएटर बुक करके सुरेश ओबेरॉय ने इंडस्ट्री के कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स व डायरेक्टर्स को अपनी वो शॉर्ट फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया। उनमें प्रकाश मेहरा भी थे। प्रकाश मेहरा को सुरेश ओबेरॉय की आवाज भा गई। इसी दौरान प्रकाश मेहरा मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के डायलॉग्स के LP रिकॉर्ड्स बनवाने की तैयारी कर रहे थे। प्रकाश मेहरा ने उन LP रिकॉर्ड्स में कमेंट्री की जिम्मेदारी सुरेश ओबेरॉय को ही दी। वो रिकॉर्डिंग HMV के स्टूडियो में हुई थी। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद HMV के ऑफिस में ही सुरेश ओबेरॉय की मुलाकात प्रकाश मेहरा से हुई। उन्होंने प्रकाश मेहरा से पूछा कि आपको ये रिकॉर्डिंग कैसी लगी। प्रकाश मेहरा ने सुरेश ओबेरॉय को बताया कि पहले वो अमिताभ बच्चन से ये कमेंट्री कराने वाले थे और इसके लिए अमिताभ को वो 5,000 रुपए फीस के तौर पर चुकाने वाले भी थे, मगर अब वही 5,000 रुपए वो सुरेश ओबेरॉय को देंगे। ये सुनकर सुरेश ओबेरॉय बहुत खुश हुए। उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। उन्होंने प्रकाश मेहरा से लावारिस में कोई छोटा मोटा रोल देने की गुजारिश की। प्रकाश मेहरा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा रोल दूंगा। और यूं सुरेश ओबेरॉय भी लावारिस के एक्टर्स की टीम में आ गए। एक दफ़ा सुरेश ओबेरॉय ने कहा था कि लावारिस की मेकिंग के दौरान बहुत लोग उनका किरदार छोटा कराना चाहते थे, उनके सीन्स कटवाना चाहते थे, क्योंकि उनका किरदार फिल्म की मुख्य कहानी से नहीं जुड़ा था। खुद सुरेश ओबेरॉय को भी लग रहा था कि फिल्म की मुख्य कहानी से उनका किरदार अलग जा रहा है, मगर प्रकाश मेहरा ने सुरेश ओबेरॉय का एक भी सीन नहीं काटा। एक दफ़ा जब कश्मीर में लावारिस की शूटिंग चल रही थी तब प्रकाश मेहरा की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में उनके विश्वास पात्र और असिस्टेंट राम सेठी ने लावारिस का काम संभाला। राम सेठी खुद भी एक्टर हैं। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में प्यारे लाल का किरदार उन्होंने ही निभाया था। आपने और भी कई फिल्मों में राम सेठी जी को देखा होगा। लावारिस का कश्मीर वाला वो शेड्यूल फिर राम सेठी जी ने ही कंप्लीट किया। राम सेठी ने भी एक किरदार लावारिस में निभाया था। बाद में प्रकाश मेहरा ने राम सेठी को भी डायरेक्टर बनने का चांस दिया। 1989 की फिल्म घुंघरू को प्रकाश मेहरा ने राम सेठी से ही डायरेक्ट कराया था। वैसे कश्मीर शेड्यूल में प्रकाश मेहरा ने अमजद खान की भी काफ़ी मदद ली थी। तबीयत खराब होने के बाद जब प्रकाश मेहरा वापस मुंबई लौटे थे तब बहुत सी जिम्मेदारियां वो अमजद खान को भी देकर आए थे और अमजद खान ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा किया था। मनमोहन देसाई से प्रकाश मेहरा की प्रतिद्वंदिता किसी से छिपी नहीं थी। प्रकाश मेहरा ये कहकर मनमोहन देसाई की फिल्मों की आलोचना करते थे कि इनमें मिलने बिछड़ने का बकवास फॉर्मूला होता है, मगर लावारिस के बाद मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रकाश मेहरा मेरी कहानियों को बकवास बताता है, तो अब लावारिस में उसने वही फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों किया है? अगर ये फॉर्मूला बकवास है तो प्रकाश मेहरा को इसका इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ गई?
लावारिस की सफलता में इसके संगीत का बड़ा योगदान था। इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वैसे तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाला ये गाना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, मगर फीमेल वॉइस वाला गाना भी बहुत पसंद किया गया था और फीमेल वर्जन को अलका याग्निक जी ने आवाज़ दी थी। ये अलका याग्निक जी का पहला हिट गाना था। इसी गाने से एक जानने लायक कहानी जुड़ी है। पहले इस गाने के लिए अमिताभ के पिता कवि हरिवंश राय बच्चन जी को क्रेडिट दिया गया था, मगर बाद में जब जानकारी मिली कि ये तो यूपी का लोक गीत है, तो क्रेडिट्स में से हरिवंश राय बच्चन जी का नाम निकाल दिया गया, क्योंकि यही गाना साल 1975 की फिल्म मज़े ले लो में भी सुनाई देता है। उस फिल्म के लिए महेश नरेश की संगीतकार जोड़ी ने ये गाना कंपोज किया था। गाया था नरेश ने और गाने में दिखाई भी देते हैं नरेश। ये फिल्म लावारिस से पहले आई थी और तो और 1970 की फिल्म बॉम्बे टॉकी के एक दृश्य में भी यही गीत कुछ कलाकार गाते दिखते हैं। इसी गाने से जुड़ी एक और कहानी है। अमिताभ पर पिक्चराइज हुआ और उन्हीं के द्वारा गाया हुआ ये गाना इस फिल्म में बहुत आखिरी में इंसर्ट किया गया था। कहा जाता है कि चूंकि प्रकाश मेहरा को लावारिस का सेकंड हाफ कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था, तो उन्होंने फीमेल ड्रेस पहनकर अमिताभ पर मेरे अंगने में गीत पिक्चराइज किया। गवाया भी उन्हीं से। प्रकाश मेहरा का मानना था कि दर्शकों को सेकंड हाफ में कुछ मज़ेदार मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसी बात से एक और कहानी बताई जाती है कि एक दफ़ा अमजद खान प्रकाश मेहरा को अपनी फिल्म 5 कैदी का ट्रायल दिखाने साथ ले गए थे। 5 कैदी में अमजद खान व महेंद्र संधू एक गाने में औरतों के कपड़े पहने नाचते दिखते हैं। वो गाना मुबारक बेगम व शोभा घुट्टू ने गाया था। कैदी फिल्म की ये चीज़ प्रकाश मेहरा को बड़ी यूनिक लगी थी। उन्होंने सोचा कि अगर लावारिस में अमिताभ को औरतों के कपड़े पहनाकर मेरे अंगने में गीत फिल्माया जाए तो वो यूनिक लगेगा। बाद में जब लावारिस रिलीज हो गई और 5 कैदी फिल्म के प्रोड्यूसर ने मेरे अंगने में गीत में अमिताभ को देखा तो उन्होंने प्रकाश मेहरा पर तंज किया कि उन्हें कोई हैरानी नहीं है कि प्रकाश मेहरा ने उनकी फिल्म से ये आइडिया चोरी किया है। प्रकाश मेहरा की आदत है इधर उधर से कुछ न कुछ चुराने की। औरतों के कपड़े पहनकर नाचने के लिए अमिताभ की कुछ आलोचना भी हुई थी। जैसे राजेश खन्ना ने कहा था कि उन्हें कोई करोड़ों रुपए भी देगा तब भी वो औरतों के कपड़े पहनना पसंद नहीं करेंगे। हर आदमी की अपनी इज्जत होती है और कुछ पैसों के लिए इज्जत दांव पर नहीं लगाई जाती है। वैसे ये गाना कितना बड़ा हिट था ये हम सभी जानते हैं। ये 1991 की बिना का गीत माला की सालाना लिस्ट का नंबर 1 गाना था। साथियों, लावारिस रिलीज हुई थी 22 मई 1981 के दिन। इस फिल्म का बजट बताया जाता है 1.5 करोड़ रुपए, जबकि कमाई बताई जाती है 6 करोड़ रुपए। लावारिस सुपरहिट रही थी। ये साल 1981 की चौथी सबसे सफल फिल्म थी। उस साल की नंबर 1 फिल्म थी क्रांति, दूसरे स्थान पर थी नसीब और तीसरे स्थान पर थी मेरी आवाज सुनो। तो साथियों, ये पॉडकास्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैं आगे भी ऐसे ही कुछ बड़ी फिल्मों के बनने के दौरान के किस्से कहानियाँ पॉडकास्ट की फॉर्म में यानी ऑडियो फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँगा, यहाँ यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ऑडियो फॉर्म पॉडकास्ट कैसे लगे। अगर ये वाला पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो इससे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिल्म दुनिया के तमाम किस्से कहानियाँ देखने, जानने, सुनने के लिए मेरे चैनल किस्सा टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर होगी किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ आपसे फिर से मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।